हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो सोचा चलो कुछ एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं तो कुछ बच्चों की मदद हो जाएगी। काफ़ी भरी काफ़ी व्यस्त रहती हूँ, फिर भी चलो ठीक है। तो आज आपके लिए मैं एक टॉपिक है अविकारी शब्द। ज़्यादा आपका समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, और फिर चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक के एंड में मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे और कुछ आपसे बातें भी हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हम क्यों पढ़ते हैं? शब्द की पूरी व्याख्या करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम अविकारी शब्द क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि वाक्य शुद्धि हेतु आवश्यक है। ये कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा मनन करना चाहिए कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और एग्जामिनर हमसे इसमें क्या पूछना चाह रहा है। अविकारी शब्द यानी अवयव यानी जो व्यय नहीं होता है और जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये लाइन आप इस टॉपिक के एंड तक अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अवयव का सीधा सीधा अर्थ है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत जगह मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी यही बताती हूँ कि अवयव जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी जो व्यय नहीं होता। इसका खुद का ही अर्थ देख लीजिए ना। जैसे ये अ उपसर्ग है, यहाँ देखिए ये है, मैंने लिखा है यहाँ अ यानी न, ठीक है। और यहाँ लिख रखा है मैंने व्यर्थ, व्यय नहीं होता है। हम कई बार कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है, और हमें यहाँ सीधा सीधा इसका अर्थ लेना है जो खर्च नहीं हो रहा है और जो जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के प्रकार, विकार, परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, अगर सीधी सीधी भाषा में पूछा जाए तो अविकारी यानी शब्दों के परिवर्तन या बदलाव के आधार पर हम विकारी शब्दों को पढ़ते हैं, अविकारी शब्दों को पढ़ते हैं और इनके कई भागों में विभक्त करते हैं। तो इनको दो भागों में विभक्त किया है। कैसे? देखिए यहाँ पे शब्दों के प्रकार और विकार। जैसे एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो हम शुरू से पढ़ते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कौन कौन से विकारी शब्द पढ़ते हैं। तो सीधी सीधी परिभाषा है इसकी, वे शब्द है ना जिनके लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन हो और परिवर्तन के आधार पर उन्हें हम बदल सकते हैं। वापस से देख लीजिए एक बार, लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन है। यहाँ वे शब्द जिनसे लगते ही लिंग, वचन, काल, कारक परिवर्तन होते हैं और बदले भी जा सकते हैं। तो वो हम चार प्रकार से पढ़ेंगे, यानी संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे और क्रिया। इन चारों शब्दों के आगे अगर हम बात करें, यहाँ सीधी सादी एक उदाहरण दूँ। अगर जैसे संज्ञा है, कोई भी लड़का है, अगर लड़का, मैं कहूँ लड़का खाती है, तो देखिए यहाँ पर लड़का खाती है या वे खाते हैं, जो भी आगे बहुत सारे उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन शब्दों के लिंग, वचन, काल, कारक से ये शब्द प्रभावित होंगे और अविकारी शब्द में ऐसे कैसे रहेंगे, ये शब्द प्रभावित ही नहीं होंगे। काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं हो ना, तो इनको बदला जा सकेगा और इनका रूप भी वैसा ही रहेगा। और वो कौन से होते हैं? ये चारों के चारों होते हैं। जैसे चार ही विकारी शब्द हैं और चार ही अविकारी शब्द हैं, है ना, जिन्हें हिंदी में हम अव्यय माने जाते हैं। अब ये चार कौन कौन से हैं यहाँ पे? जैसे चार इधर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गया, वैसे ही इधर है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। मैंने एक बार इनका ये खाका बनाया यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर इनको एक एक को हम विस्तार से लेंगे, एक एक को। और टेंशन न लीजिए, मैं आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से आपको इसको अपने एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे आपको इसको सही करना है, वो सारी चीज़ बताऊँगी। तो हमें आज विकारी शब्द पढ़ रहे हैं तो इन चारों पर हम फोकस करेंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया,
हिंदी में ये वास्तविक रूप में भी 4 ही होते हैं, जो विकारी शब्द हैं ये 4 ही होते हैं, ठीक है ना। अब हम जो संज्ञा सर्वनाम मतलब विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हल्का सा बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर ये किसी का टॉपिक क्लियर नहीं हो रखे हों, यानी कि किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम आप वर्ण विचार भी कराइए, मुझे तो पूरी की पूरी ग्रामर ही करनी है, तो जैसे जैसे आप मुझसे रिक्वेस्ट करके या मतलब जो आपको मुझसे जो टॉपिक पढ़ना है वो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उसी का वीडियो डालती रहूँगी। वीडियो मेरे छोटे ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो टेंशन ना लें। सारे सब्जेक्ट आपको सारे टॉपिक्स के ये आपसे आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण और विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, ठीक है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। राइटिंग पढ़ना चाहिए दोस्तों, मैंने फटाफट से जल्दी में बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पटवारी में काम में आएगी। ये हिंदी व्याकरण है, एसआई में है, वनपाल वन है ना, और रिट वगैरह में सभी में काम में आएगी ये, तो थोड़ा देखिए इसको। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो अविकारी शब्द है वापस से सुन लीजिए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वहाँ आपसे परिभाषा भी नहीं पूछी जाएगी, वहाँ सिर्फ परिभाषा से कोई मतलब नहीं होना, आपको मतलब समझना है, इसलिए मैं बार बार करके जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। हम कई बार किसी मनुष्य के लिए, किसी लड़का या लड़की के लिए भी तो बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं बदले यार, 4 साल हो गए आपको देखते हुए मुझे, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। इसका मतलब वो अवयव थोड़ी है भाई, वो तो इंसान है, वो अवयव थोड़ी है। अवयव और यहाँ हम किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं, व्याकरण का ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए थोड़ी समझ विकसित करनी है आपको अपनी। तो यहाँ मैंने क्या बताया, हिंदी में अवयव 4 माने गए हैं। ये जो मैंने निपात एंड में लिखा है आपको, ये निपात लिखा है, ये काम में आता है, ये बहुत काम में आता है, इसलिए मैं इसको साथ साथ ही बताती जाऊँगी। वैसे हिंदी में ये अवयव 4 ही माने गए। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि अवयव कितने होते हैं, सीधी सीधी दे जाएगी। सबसे पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और ये निपात। देखिए यहाँ पर इनकी जो ये नाम दिए हुए हैं, इन्हीं में इनकी परिभाषा छिपी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्रिया विशेषण क्या कह रहा है ना। इसको खोलते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण, सबसे पहला अविकारी है क्रिया विशेषण, है ना। अब देखिए उदाहरण के साथ साथ देखना आपको, पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पे वे अविकारी या अवयव शब्द जो किसी की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कह रहा है ये, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। अब वो होते कौन कौन से हैं, वो कोई अविकारी शब्द होगा या अवयव शब्द होगा कैसे, ज़रा यहाँ पे नज़र डालिए। जैसे मोहन चलता है, ये सिंपल वाक्य है। मैंने क्या कहा आपसे कि मोहन चलता है। अब मैं मोहन जो चल रहा है ना, उसकी चलने की विशेषता बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मोहन कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है ना। अच्छा, ये क्रिया विशेषण भी हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने पहले खाका बनाया है आपको। यहाँ ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, ऊपर देखिए क्रिया विशेषण हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। समय, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, तो समय, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण 4 प्रकार से, यानी अवयव में जो क्रिया विशेषण है, अविकारी शब्द 4 प्रकार से, 4 में भी जो क्रिया विशेषण है उसको भी 4 प्रकार से पढ़ेंगे। बाकी का तो आगे हम देखते जाएंगे। एक है यहाँ पे ये समय या कालवाचक, है ना, जिसमें उसके क्रिया के होने का समय का पता लगता है, ठीक है। दूसरा स्थानवाचक, क्रिया कहाँ हो रही है भाई, क्रिया को होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। वो एक तो कब हो रही है, ध्यान से सुनिए, क्रिया को होने के लिए कोई काम हो रहा हो तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ हो रही है, किस समय हो रही है, किस स्टाइल में हो रही है और उसका परिणाम क्या निकला, है ना। समझ गए, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है और कैसे हो रही है। ये जो चारों मैंने बताए हैं ना आपको, कब, कहाँ, कैसे और कितनी, आगे बताऊंगी मैं आपको, देखना ज़रा। तो हम पहला भेद पढ़ेंगे इसका, क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ ली और एक उदाहरण मैंने दे दिया है। अब क्या आपके भेद भी बताऊंगी मैं। तो देखिए मोहन, मोहन क्या है यहाँ पे, करता है,
जब व्याकरण पढ़नी है तो आप अच्छे से ही पढ़िए ना। ये मोहन क्या है, यहाँ करता है, और इसकी क्रिया क्या है, चलता है। अब चल कैसे रहा है, यानी क्रिया कैसे हो रही है, धीरे या तेज। क्रिया की क्या विशेषता है, क्रिया की विशेषता चलने में है, और चल कैसे रहा है, ये धीरे या तेज, कैसे भी चल सकता है। मोहन की इच्छा है तेज चले, धीरे चले, मध्यम चले, ठीक है ना। तो यहाँ से नोट डाल के मैंने लिखा है कि क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व क्रिया के साथ सार्थक रूप से बताई गई है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व क्यों होती है, क्यों हमें क्रिया विशेषण की आवश्यकता हुई। भाई काम तो सब करते हैं, पढ़ाते भी सब हैं, कोई मुझसे भी अच्छा पढ़ाता होगा, कोई आपसे भी अच्छा तेज पढ़ने वाला होगा, है ना। अभी आप जो पढ़ रहे हो या मैं जो पढ़ा रही हूँ, इसकी विशेषता क्या है, कैसे है, इस महत्व को सार्थक करने के लिए क्रिया विशेषण की आवश्यकता हुई। समझ आ गई मेरी बात में। वापस से देखिए कि क्रिया जो होती है वो क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों हुई, कि क्रिया के महत्व को बताने के लिए। क्रिया सार्थक कैसे हो रही है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, अब क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, हल्का सा मैं हिंट देना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं आपको घुमाना चाह रही हूँ यहाँ पे। क्रिया, भाई कोई जगह जाएंगे, किसी स्थान पर जाएंगे, कब जाएंगे, तो थोड़ा घूमना तो चाहिए ना यहाँ। तो देखिए, अगर मैं कहूँ सर्वनाम और संज्ञा की विशेष, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्लियर। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, है ना। तो फिर क्रिया की विशेषता बताने वाले को प्रक्रिया विशेषण कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वापस से सुनिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले को भी तो प्रक्रिया विशेषण कहना चाहिए, नहीं कहना, नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताते हैं ना, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण ही कहते हैं, प्रविशेषण नहीं होते वे। अब देखिए क्यों नहीं होते, क्योंकि आगे एक टॉपिक है, आपके शायद आ सकता है या नहीं, रिट में एक टॉपिक है पदबंध, उसमें आता है ये काम में, वहाँ इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है, वहाँ इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, आपको अक्षर बहुत बारीक लग रहे होंगे, थोड़ा सा अपनी ब्राइटनेस खोल लेना आप, और हो सके तो थोड़ा इसको ऐसे पॉज करके जूम करके अगर नोट डाउन करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरी सारी व्याकरण का निचोड़ है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई दोस्तों, लाइक करना आप, और कमेंट भी करना प्लीज़, और अपने आसपास दोस्तों को शेयर करना। मैं देखना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने शेयर सब्सक्राइब आते हैं। हाँ, कोई प्रेशराइज नहीं है आप पे, आपकी इच्छा हो तो करें, आपको अच्छा लगे तो। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो मेरा तभी आएगा जब आप कहेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है आपको बहुत मेहनत लगती है, और अभी बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं। मैं 2-2.5 साल के बाद वीडियो बना रही हूँ वापस। तो देखिए, थोड़ा इसको देख लेते हैं। चतुर बालक, अब क्रिया विशेषण का हम एक बार पूरा देखते हैं थोड़ा। चतुर बालक, तेज बोलते हैं, ठीक है। मैं एक एक को दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, थोड़ा अच्छे से देखना। चतुर बालक, ये यहाँ पे बालक करता है, ठीक है, और चतुर है, तो चतुर बालक की विशेषता क्या होगी, यानी इस चतुर शब्द है, ये विशेषण है, तो बालक की विशेषता तो ये बता रहा है। अब तेज बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तेज बोलते हैं, तो यहाँ जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या हो गई, तेज। कई बार आपसे सवाल ऐसे भी आ जाएगा कि क्रिया विशेषण शब्द बताइए, तो चतुर बालक, तो यहाँ आपको चतुर नहीं करना है, क्योंकि बालक, यहाँ पे बालक की विशेषता तो चतुर शब्द बता रहा है, और क्रिया की विशेषता जो बता रहा है वो यह तेज है। तो ये इस वाक्य में तेज है ना, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण तेज होगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये ऊपर मैंने देख लिया, बहुत तेज बोलते हैं, चतुर बालक बहुत तेज बोलते हैं, तो ये प्रविशेषण हो गया ना, देखा जाए तो ये प्रविशेषण हो गया। पर यहाँ कहा ही नहीं जाएगा कि क्रिया विशेषण नहीं कहा जाएगा, है ना। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप वहाँ उलझना मत, क्योंकि 2 या 3 शब्द आगे
जैसे बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, है ना। चतुर बालक बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इसमें तो बहुत सारे क्रिया विशेषण दे दिए, हमें कौन सा सही करना है। तो जो बिल्कुल क्रिया के पास है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जो विशेषता क्रिया की बिल्कुल पास वाली विशेषता है वही आपको क्रिया विशेषण है, वही आंसर टिक करना है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था पदबंध। जी हाँ, पदबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्रिया के पहले बहुत सारी विशेषता लगाई जाती है, तब वो वहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। मैंने यहाँ बार बार इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ हल्का सा लिखा है पदबंध, थोड़ा जूम करके बताना चाहूँगी मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पे हल्का सा पदबंध दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। क्योंकि नोट डाल के मैंने और लिखा है कि क्रिया प्रविशेषण नहीं होता है, क्रिया विशेषण ही होगा, है ना, समझना। क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण। जब हम पदबंध पढ़ेंगे तब आएगा उसमें। आगे चले, समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगी कि जो क्रिया के पास वाली है ना, जो विशेषता क्रिया के पास वाली विशेषता होती है वही क्रिया विशेषण होगा। अच्छा, विशेषण किसके पास आएगा, विशेषण कर्ता या सर्वनाम, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के पास ही आएगा ना। इसी तरह से क्रिया के पास आएगा। अब आगे देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इस टॉपिक को आपको। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगी कि क्रिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हल्का सा यहाँ मैं बताऊंगी क्रिया की। जो एसआई के लेवल के बच्चे हैं और रीट के लेवल के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान देवे। क्रिया की स्वीकृति बताते हो, जैसे कैसे बताते हैं, है ना, दो तरीके से क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। जैसे हम तो ज़्यादा दो में लेते हैं ना, हाँ और ना, लेकिन यहाँ मैं चार तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। थोड़ा सा ध्यान से देना। एक स्वीकृति, एक निषेधता और एक निश्चितता और एक अनिश्चितता। यानी हाँ, ना, निश्चित और अनिश्चित। क्या पढ़ा मैंने, हाँ, पहला शब्द मैंने क्या लिया, देखिए हाँ, जैसे क्या मैं जाऊँ, क्या मैं खाऊँ, तो हाँ जाओ या मत जाओ। निषेधता में मत जाओ और स्वीकृति मिल रही है तो हाँ जाओ। फिर यहाँ निश्चितता, है ना, क्रिया कैसे होती है, आज वर्षा जरूर आएगी, यानी निश्चित है ये तो, है ना। आज 7 जरूर बजेंगे, वो तो निश्चित है ना। आज सूर्य जरूर निकलेगा, ये तो निश्चित है ना भाई। दिशा भी पता है, टाइम भी पता है, तो कोई कार्य हो रहा है तो निश्चित ही होगा। अब यहाँ अनिश्चितता में समय का पता नहीं है, आज वर्षा शायद आएगी। देखो यहाँ ये क्रिया है और इसके पास में ये शब्द लगा है, ध्यान से देखना। यहाँ ये क्रिया है और यहाँ इसके पास शब्द लगा है ना। यहाँ ये क्रिया है और यहाँ ये स्वीकृति भी पास में। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैंने ये इतने छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं आपको, बिल्कुल पास में। जो शब्द क्रिया के पास में है, जो विशेषता क्रिया की बताई जा रही है, जो विशेषण क्रिया विशेषण कब कहलाएगा, वो क्रिया के पास में ही होगा। आगे देखिए, चारों बता दिए मैंने। स्वीकृति, निषेधता, स्वीकृति में हाँ, निषेधता में ना, निश्चितता में पता नहीं है होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं ना सर्वनाम में अनिश्चित और निश्चित, वैसे ही यहाँ भी है। और अनिश्चितता यानी शायद ही वर्षा आएगी। अब देखिए आगे देखते हैं। क्रिया के होने का समय बताना। सबसे पहला जो मैंने आपको 4 बताए थे कालवाचक, उसमें आ गया है आपके टॉपिक में। देखिए समयवाचक, क्या बताया मैंने, समयवाचक, यानी समय बता रहा है क्रिया के होने का समय बताता है। कब, जैसे कब, अब, तब, जब, है ना। सीमा 5 घंटे पढ़ती है, तो ये अवधि बता रहा है ना सीमा के पढ़ने की, है ना। राहुल 6 घंटे सोता है, राहुल कितने घंटे सोता है, 6 घंटे। तो ये जो देखिए सीमा कर्ता हो गई 5 घंटे और पढ़ती है 5 घंटे पढ़ती है, समय बता दिया ना, और क्रिया के बिल्कुल पास है। आ गया समझ में, बिल्कुल इजी आ जाएगा समझ में। आप सवाल करना क्रिया से कि कब हो रही है, समझ में आ रहा है। आप क्रिया से सवाल करेंगे क्रिया कब हो रही है। उसी तरह से आप स्थानवाचक में भी सवाल करेंगे कि क्रिया कहाँ हो रही है। देखिए दूसरा पॉइंट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी मैंने यहाँ नोट कर दिया कहाँ हो रही है। कोई काम हो रहा हो तो उस जगह का पता तो होना चाहिए। क्रिया के होने का स्थान बताना, है ना। देखिए अब यहाँ स्थान है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपने पढ़ी भी नहीं होगी।
स्थान, हम संज्ञा में क्या पढ़ते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव, है ना। प्राणी के भाव आदि को संज्ञा कहते हैं ना। तो यहाँ स्थान आ गया, यानी अविकारी संज्ञा भी हो गए ना, हुए ना संज्ञा। और जबकि हम क्या पढ़ा, अभी हमने ऊपर क्या देखा, आप वापस ऊपर जाके देखना, जबकि हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा विकारी शब्दों में है। थोड़ा सा घूम गए ना आप, यहाँ पे हल्का सा हिंट दिया है मैंने, क्योंकि हिंदी बहुत टिपिकल है, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं उलझाना आपको, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि 15-20 मिनट का ही बनाऊँगी, 20 मिनट हो चुके हैं, हम 2-3 मिनट और ले लेते हैं आपके। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ताकि हम आगे के जो नेक्स्ट है वो आगे की वीडियो में आ जाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना, कहाँ हो रही है क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन छत पर खड़ा है ना। मोहन कहाँ खड़ा है? छत पर खड़ा है। अब मोहन खड़ा है, अगर मैं सिंपल सा वाक्य दूं कि मोहन खड़ा है, तो इसमें कोई जगह आएगी नहीं, सीधी सीधी क्रिया और करता है, ठीक है, तो नहीं पता चलेगा ना। 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे आपको वहाँ पे, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी, ऊपर दे दिया जाएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है। ऑप्शन 1 नोट करना इसको, मोहन खड़ा है। ऑप्शन 2 मोहन 4 घंटे से पढ़ता है। ऑप्शन 3 मोहन कमरे में सो रहा है। मोहन कुछ भी दे सकते हैं। मोहन आगे बैठा है। बताइए, तो ये जो है ना, मोहन कमरे में सो रहा है वही होगा। मोहन आगे बैठा है ना। बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा आपको। तो अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों तब तो वो ठीक है बिल्कुल, और ऑप्शन आपको घुमाने के, मोहन आगे बैठा है, कहाँ बैठा है? आगे बैठा है, ऑप्शन ये भी सही है, और मोहन छत पे खड़ा है ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। क्लियर? अब मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगी जाते जाते, जैसे मैंने यहाँ बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई मैंने आपको यहाँ पे। ये देखिए, एक तो मैंने यहाँ ये बताया आपको, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना कि ये जो स्थान बोला ना, स्थान शब्द संज्ञा में आता है, और एक यहाँ मैंने ये अधिकरण, आगे बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखना इसका। ये संज्ञा सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ये, है ना। और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या पढ़ते हो आप? कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर। अब पर आ गया यहाँ, कहाँ पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं आपसे ये प्रश्न कर सकती हूँ कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होते हैं? आज का मेरा सवाल है, लास्ट में वीडियो में जाते जाते मैं हर रोज़ आपसे एक सवाल करूँगी, आप नोट करना। क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होते हैं? एक का तो मैंने बता दिया आपको कि संज्ञा, है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण संज्ञा शब्द होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होते हैं? आजकल 4 जो सत्य असत्य वाले सवाल है ना, उसमें ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना आपसे, तब उसमें ऐसे सवाल दूंगी, फिर आप उलझना मत, अभी ध्यान से पढ़ लोगे तो जवाब दे दोगे, ठीक है। और मैंने नीचे लाइन लिखी है, अगर आप पढ़ लेना कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या अधिकरण कारण होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने। आगे वीडियो में बताऊंगी मैं इसकी डेफिनेशन सही से, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका आंसर मुझे आप दें। तो अब हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे इसके जो आगे का पार्ट है आपको कंटिन्यू इसी तरह से मिलता रहेगा, छोटे छोटे पार्ट में। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको वीडियो कैसा लगे ये भी बताना। थैंक यू दोस्तों। कुछ मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक बार ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी आपसे, लेकिन आप मुझे कमेंट यहाँ लिख के दे दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या आगे आपको किस टाइप से टॉपिक चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो जैसे भी होगी मेरी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।